मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास माल। आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मुर्तज़ा कामरेड साहब ने हिमायत दी है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि इंडिया अलायंस की एक मजबूत पार्टी है, और मैं इसलिए भी उनका शुक्रगुजार हूँ कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ये इस मुल्क में हमेशा इस मुल्क की हिफाजत के लिए रही है, और यही आइडियोलॉजी जो है दस्तूर की हिफाजत करती है। आज का जलसा इस्लामपुरे में है, ये मेरा वार्ड भी है, मगर इलेक्शन असम्बली का है। नॉमिनेशन फॉर्म कल भरा गया, आज छाननी हुई, 16 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा है। मैंने अभी किसी के फॉर्म की डिटेल नहीं देखी, मगर इस बात की गारंटी देता हूं कि 16 उम्मीदवारों में सबसे पढ़ी लिखी उम्मीदवार तुम्हारी है। आर्ट्स से पॉलिटिक्स की है, ग्रेजुएशन की है, बिजनेस में MBA है, LLB है। अब मुझे बताओ कि दूसरा जो उम्मीदवार है आसिफ शेख, वो कितना पढ़ा है? आप लोग बताओ, कितना पढ़ा है? कोई मुकाबला है? कोई मुकाबला है? कोई मुकाबला है? कोई मुकाबला हो सकता है? मालेगांव शहरियान, आप एक बात समझ लीजिए, ये इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं है, ये 25 साल से इनकी जो मिली जोड़ है उसके खात्मे का वक्त आ गया है। हम आपसे 25 साल के बदल में 25 साल नहीं मांगने आए हैं। तब्दीली की लहर है, लोग तब्दीली चाहते हैं, और पूरे शहर में जो आज यहाँ हजारों का मजमा है, यही हालत पूरे शहर की है। हम आयशा नगर में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम 55 में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम निहाल नगर में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम मदनी नगर में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम रौनकाबाद में भी लड़ रहे हैं, शब्बीर नगर में भी लड़ रहे हैं, आज़ाद नगर में भी लड़ रहे हैं, किले में भी लड़ रहे हैं, इस्लामाबाद में भी लड़ रहे हैं, इस्लामपुरे में भी लड़ रहे हैं, नयापुरे में भी लड़ रहे हैं। 340 यादी पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी जो दोनों लोग हैं, अगर वो बोल रहे कि वो 340 यादी पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, मौजूदा MLA 123 यादी से 124 यादी पे इलेक्शन लड़ने की ताकत नहीं बची है। जमीन खसक चुकी है, हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। हम जो बोला जाता है कि हम वोट काटने के लिए आए हैं, ये हजारों का मजमा, कल एक तारीखी रैली, शहर में एक तब्दीली की लहर, हम वोट काटने नहीं, हम इस शहर में राज करने के लिए आ रहे हैं। कान खोल के सुन लो, आने वाला 23 नवंबर इस शहर को इंशाअल्लाह एक नया नुमाइंदा देगा। इस शहर में शेख आसिफ के खानवादे ने इस शहर में हमेशा बुनकरों और मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी की है। मैं अगर जब भी बुनकरों पे कोई आफत आई है, सैजिंग का मामला हो या कोई भी मामला हो, मैंने सैजिंग का भी काम किया है। मेरे पास एक सैजिंग के अध्यक्ष थे, सैजिंग एसोसिएशन के, घर पे आए थे अतीक दूध वाले के साथ, बोले भैया मैं सैजिंग एसोसिएशन के सदर हो, कमुआ MLA कर ही नहीं पा रहे हैं, क्या करूं? कुछ भी करो, मेरी इज्जत बचा लो। वो सैजिंग वाले से पूछना, नाम के साथ लिस्ट है, वो सैजिंग का परमिशन हम इक़्तिदार में नहीं रहते हुए हमने करवा के दिया, उनको NSU दिलवा के दिया। ये बात करेंगे। यहाँ 12 नवंबर के मेरे साथ जेल में रहने वाले लोग है, फैसल है, हारून है, रहीम है, ये सब लोग मेरे साथ जेल में थे। मुझे ये बोला जाता है कि मैंने 12 नवंबर में जेल गया, 307 बना, इसको तड़ी पार करो। मैं हमेशा बोलता हूँ
कि मेरे लिए मेडल है 12 नवंबर। इसलिए मेडल है कि हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई थी। वाहिद लीडर था, वाहिद पार्टी का जिम्मेदार था, जो जुलूस में भी था, जेल भी गया, इनके साथ जेल में रहा, इनकी चटाई पे खाया। ये इन्होंने मेरी देखभाल की, मैंने इनकी की कि नहीं की? कोई और आया? भगोड़े थे। बाकी 12 नवंबर में कई जिम्मेदार भगोड़े थे जो भाग गए थे। ना इन्होंने किसी की मदद की, ना ये कभी मदद कर सकते हैं। इस शहर में फिरका परस्तों के खिलाफ हमेशा से हमने ही लड़ा है। मैं इससे पहले भी 8 दिन पहले बोला, आज प्रेस के सामने भी बोला कि बीजेपी के 2 लोग इस इलेक्शन में मालेगांव में उम्मीदवारी कर रहे हैं। आप यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं, आप बीजेपी को वोट देंगे क्या? हाथ उठा के बोलो, देंगे कोई बीजेपी को वोट? आसिफ शेख अजीत पवार के साथ है कि नहीं है? जोर से बोलो, है कि नहीं है? वो खुद मानता है कि नहीं वो अजीत पवार के साथ है? मुफ्ती इस्माइल एकनाथ शिंदे के साथ है कि नहीं है? दादा भूसे के साथ है कि नहीं है? अगर आपने इनको वोट दिया तो आप समझ लो इनडायरेक्ट बीजेपी को वोट देंगे। और मुझे नहीं लगता कि जो शहर ने पूरे मुल्क में पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को अपनी औकात बता दी, मालेगांव शहर ने 2 लाख वोट बीजेपी के खिलाफ गई। वो शहर अगर कोई इनडायरेक्ट बीजेपी के साथ आएगा तो उसको वोट देंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। और मुझे ये यकीन है कि समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार शान हिंद, जिनका निशान साइकिल है, यही वाहिद उम्मीदवार है जो फिरका परस्तों के खिलाफ महाराष्ट्र असेंबली में बैठेंगी और फिरका परस्तों के खिलाफ लड़ सकती है। इस शहर में ये बोला जाता है कि गुंडागर्दी बढ़ गई, नशा और असिया बढ़ गई, सब चीज़ बढ़ गई। हम भी मानते हैं कि इस शहर में जो ये चैंपियन चोर हैं, इन्होंने बदउनवानी भी की, इन्होंने नौजवानों को गलत रास्ते पर भी लेकर गए। मगर मौजूदा एमएलए ने क्या किया? अगर वो खुद मानते हैं कि ये सब बढ़ गया है तो आप खुद नुमाइंदे थे। अगर ये दोबारा भी नुमाइंदे बन गए तो चीज़ें तो बढ़ ही रही है ना, कि नहीं बढ़ रही है? गुंडागर्दी बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, नौजवानों को गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है। नुमाइंदा कौन है आज? नुमाइंदा कौन है? तो इनके वक्त में अगर ये सब चीज़ हो रही है तो इन्होंने खुद समझ लेना चाहिए कि इनकी सियासी ताकत नहीं है, इनका दबदबा नहीं है। कौन उनको घर बैठा सकता है? इस शहर में चैंपियन चोरों को कौन बैठा सकता है? तो सीधा इलेक्शन है, एकदम सीधा इलेक्शन है। कल रैली के बाद सबको समझ में आ गया। हम 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं इस शहर में। नेहाली लोग जो मायूस थे वो स्टेज पे भी बैठे हैं, मेरे सामने भी बैठे हैं। अब उनके अंदर हौसला आ गया है, उनको लग रहा है कि अब बदलाव होगा। मैं आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग भिड़ जाओ, लग जाओ। 20 नवंबर तक ये हजारों का मजमा ये गवाही दे रहा है कि तब्दीली आने वाली है, क्योंकि इस शहर में दबदबा तुम्हारा था, दबदबा तुम्हारा रहेगा और तुम्हारे ही दबदबे से ये शहर चलेगा। फिरका परस्तों को अगर कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है तो तुम दे सकते हो। तामीर और तरक्की इस शहर की कोई कर सकता है तो तुम कर सकते हो। एक मर्तबा सिर्फ मालेगांव आउटर और मालेगांव के देहातों में चले जाओ, एक नज़र अपनी आंखों से देख लो, उसके बाद मालेगांव शहर में आके देख लो क्या हालत है। देहातों की हालत सुधर गई मगर मालेगांव शहर तामीर और तरक्की के नाम पे तरस रहा है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि हम जो है रात दिन काम करते हैं, हम वोटर लिस्ट का भी काम करते हैं, हम आधार कार्ड भी बनाते हैं, हम बुनकरों का भी काम करते हैं, हम मज़दूरों का भी काम करते हैं, हम मुसलसल लोगों का काम करते हैं।
सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम सियासी ताकत है हमारे पास। निहाल साहब का दबदबा आज भी ऑफिसों में है, निहाल साहब का दबदबा आज भी पुलिस स्टेशनों में है। इस शहर में अगर कोई किसी को जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ हम दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब सटाना में फिरका परस्त किसी को परेशान करते हैं मुसलमान को, तो वो आगरा रोड समाजवादी ऑफिस पे आता है कि यार हमारे लिए कुछ करो। वो कोई एमएलए और साबिक एमएलए के पास नहीं जाता। ये तुम्हारी ताकत है, ये तुम्हारा दबदबा है। हमको एक मर्तबा ताकत दीजिए। हम 25 साल के बदल 25 साल मांगने नहीं आए हैं। 25 साल के बदले सिर्फ आप 5 साल दीजिए। मेरी माएँ बहनें इस्लामपुरे में सुन रही होंगी, सिर्फ 5 साल दीजिए। हम यकीन दिलाते हैं कि हम इस शहर में बदलाव लाएंगे, इस शहर का दबदबा लाएंगे। और अगर 5 साल में हम आपके यकीन पे नहीं खरे उतरे तो 5 साल के बाद आपके पास मौका रहेगा। मगर बराए मेहरबानी इस शहर में बीजेपी के एजेंट को वोट कतई मत देना, ये अहद कर लो। बस एक बार हाथ उठाकर मुझे बोल दो कि आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां बजा करके शान हिंद साहिब। सदर साहब और आप तमाम साथियों, देखो ये आतिशबाजी के बाद मुझे ये लगा कल हमारी रैली के बाद से दोनों तरफ ऐसे ही अंगार लगी हुई है। साथियों, हम जहाँ जमा हुए हैं इस्लामपुरा, ये हारून अंसारी साहब की करीब घर के करीब हम यहाँ हैं। साथी निहाल अहमद की सियासी ज़िंदगी में एक बड़ा हिस्सा सुल्तानिया क्लब का रहा। जनाब सदर मोहतरम और कारी साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि निहाल अहमद को साथी निहाल अहमद साहब बनाने वाले ये लोग हैं। इस इलाके में डॉक्टर अब्दुल सलाम, मुल्ला मेंबर, शफ़ी मेंबर, ज़ैनू हयात, ये तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने साथी निहाल अहमद का साथ दिया। और एक नाम जो साथी हमारे बहुत करीब, फातिमा मोहम्मद सईद, जिनको आप लोग फतुआ दाई के नाम से जानते हो, मालेगांव शहर की एक ऐसी खातून जो बड़े बड़े डॉक्टरों को पैदा करने में मददगार थी। वहाँ से लेके मुस्तकीम डिग्निटी तक के फतवा दाई उनके साथ थी। मैं शुक्रगुजार हूँ। और इस्लामपुरा देखो कितने सालों से बसा है, आज तक नाम नहीं बदला। लेकिन किसी गलत आदमी ने तुम्हारे एरिया का नाम रखा तो 24 घंटे में उसको पार्टी का नाम बदलना पड़ा। ये तुम्हारे लिए खुशी की बात है। मैं जब यहाँ आई तो इस्तकबाल में मैंने देखा कि 12 नवंबर के लोग, ख़ास तौर पे हारून भाई, फैसल भाई और रमज़ान भाई, उन्होंने इस्तकबाल किया। ये वो लोग हैं जिनको मैंने 12 नवंबर के पहले शक्ल से मैं नहीं पहचानती थी, लेकिन जब ये लोग छूट के आए और मुलाकात की तो वो इस तरह मुझे बुलाते थे, भाई ऐसा भाई वैसा। तो मुझे ये लगा कि जेल में भी ये मानते थे कि कम से कम शान हिंद बाहर है जो हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रही है। वही मोहब्बत आज भी, आज तक उन लोगों के साथ है। ये हमारे लिए शर्फ की बात है। मालेगांव शहर में सियासी जलसों का चलन चल रहा है, इलेक्शन करीब है। और यहीं इसी इलाके में एक जलसा हुआ जिसपे 12 नवंबर की सफाई दी गई और ये कहा गया कि 12 नवंबर का वाक़या जो हुआ वो हुजूर की शान में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ लोगों का जमा होना और एहतजाज करना, उसमें शेख आसिफ की साजिश थी। और वो साजिश की वजह से 60 से ज़ायद लोग जेल में रहे। और याद रखो, अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा कि जब हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही थी
और उस प्रोग्राम में एहतजाज करने वालों को तुमने जेल में फंसाया। तो वही जो बोल रहे थे ना, उनसे भी अल्लाह ताला पूछेगा कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके, लोगों को जमा करके, लोगों पे केस बनवाकर तुम भाग गए थे, साल भर शहर से दूर थे, तो वो तुमने क्यों भाग गए थे जब बोलते थे कि हुजूर के नाम पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम सर कटा देंगे, लेकिन जेल में डर जाने से डर के मारे भाग गए थे। ये भी अल्लाह पूछेगा। मालेगांव शहर में लोगों में बेहिसी पैदा करने की कोशिश हो रही। दोनों स्टेज से बोला जा रहा है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। इसका मतलब तो ये साफ है कि दोनों ने कुछ नहीं किया। मैं इलेक्शन में आप लोगों के सामने एक अज़्म के साथ आई हूँ, एक ऐसा अज़्म जो मालेगांव शहर की पावरलूम सनत को फ़रोग़ देने के लिए, आपके पावरलूम के ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि हमारी लागत कम और बचत ज़्यादा हो। पावर बिल की जो हमारी मुसीबत है, जो कारखानेदार से लेकर एक मामूली घर में झोपड़े में रहने वाला तक परेशान है पावर के बिल से, उससे निजात के लिए मालेगांव शहर में जो लोग बेरोज़गार हैं, तालीम याफ्ता हैं, उनके रोज़गार के लिए और बिलखुसूस मेरी माएँ बहनें जो घरों में रहकर रोज़गार करना चाहती है, हुकूमत की कई पॉलिसी ऐसी है जिससे औरतें घर में बैठ के रोज़गार कर सकती हैं, उनको वो रोज़गार दिलाने के लिए। और मालेगांव शहर में जब कोई औरत को हॉस्पिटल के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है, कोई मर्द को यहाँ तक कि सिटी स्कैन और दूसरे मर्ज के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है, वो लानत ना आए मालेगांव शहर में हिफ्ज़ान सेहत का मामला हो, उसका हम इंतज़ाम करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा है तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़, तुम्हारा दबदबा, ताकि 12 नवंबर जैसे वाक़यात पेश ना आए और गढ़ की यात्रा जैसे मामलात जिसमें मुसल्लियों को खड़े रहना पड़ा क्योंकि मस्जिद के बाहर डीजे का इतना शोर हो रहा था और इतना शोर हो रहा था कि नमाज में खलल हुआ। ये वाक़या दोबारा पेश ना आए। ये क्यों पेश नहीं आएगा? हम कोई तलवार भाला लेके किसी से लड़ने नहीं जाएंगे। पुलिस पर यह दबदबा होना चाहिए कि अगर कोई शरपसंद तुम्हारी मस्जिद के सामने खड़ा होके ढोल बजाता है, गुलाल फेंकता है, और भगवा झंडा लहराता है, तो उसको ये डर रहे कि ये यहाँ का एमएलए बोलना जानता है, शरपसंदों की गुड़िया नहीं है, उनका मुर्गा नहीं है। जब वो ऐवान में सवाल उठाएगा और मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। ये काम है एमएलए का। एमएलए का ये काम नहीं है कि वो बंदूक और तलवार चलाए, उसका काम है वो कलम चलाए। वो वही चला पाएगा जिसको कलम चलानी आती है, जिसको मुद्दों पे बात करनी आती है। मालेगांव शहर में मुसलसल ये 5 सालों में मालेगांव शहर का नुकसान हुआ। कहीं उन्होंने अपनी कुर्सी पाने के लिए मालेगांव शहर का पानी बेच डाला, कहीं उन्होंने मालेगांव शहर का जो 70% टैक्स था हमारा, जब साथी निहाल अहमद साहब मेयर थे ना, तो उन्होंने सीधा ये कहा था कि नदी के इस पार और उस पार के लिए कि जो जितना टैक्स देगा उसके लिए उतना काम होगा। यानी नदी के इस पार 70% काम और 30% उस तरफ। अरे ये तो ऐसे थे दोनों जो बाप मियाँ बीवी की जोड़ी जिन्होंने 10% भी काम मालेगांव शहर में नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि दादा भूसे के पास इन्होंने मालेगांव शहर को गिरवी रख दिया था अपनी कुर्सी के लिए। आज किस मुंह से वो यहाँ आते हैं वोट मांगने के लिए? एक तरफ वो ये बोलते हैं कि हम अजीत दादा के पंटर हैं, उसके बावजूद वो वोट मांगने आते हैं। एक कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ बनी हुई हुकूमत के शिंदे के वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और कौन सा प्यार करता है वो अल्लाह ही जाने। लेकिन मालेगांव शहर की आवाम के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमको ये सब का जवाब देना है और ये सवाल करना है। जब तुम्हारे दरवाजे पे ये दोनों लोग वोट मांगने आए तो उनसे पूछो कि आपने मुफ्ती साहब 10 साल इक़्तिदार का मज़ा चखा है, आप बता दो कि आपने क्या काम किया।
जो दूसरे आएंगे वो बोलेंगे कि हम मुझे वोट दो। एक उनके अब्बा 10 साल रह चुके, वो 5 साल रह चुके और अभी भी बोलते हैं मुझे एक मौका दो। अब एक मौके में क्या करना चाहते हैं? वो शहर को बेच डालना चाहते हैं क्या? उनसे पूछो कि तुम और तुम्हारे वालिद 15 साल मालेगांव में राज किए। तुमने मालेगांव शहर में जहां नशे को फ़रोग दिया, जहां तुमने गैर कानूनी काम को फ़रोग दिया और जहां तुमने मालेगांव शहर की स्कूलों में जहां ठेकेदार रहता था ना, स्कूल बनाने वाला इनका ही भाई होता था, वो सब वो 4 कोने की बनी हुई स्कूल खंडर हो गई। सिर्फ इनका घर चलाने के लिए वो स्कूलें बनाई जाती थी। वो स्कूलों का निज़ाम दुरुस्त करने की कोशिश मैं करूँगी, लेकिन जब ये तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उनसे पूछो कि तुमने कौन सा ऐसा काम किया है कि तुमको हम दोबारा वोट दें। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आने वाले वक्त में रोज़गार के लिए, पावर लूम की सनत के लिए, पावर बिजली के मसाइल के लिए, मालेगांव शहर की हिफ्ज़ान सेहत के लिए और मालेगांव शहर के दबदबा के लिए मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगी। उनसे पूछो कि तुमने ये 15 साल तो और तुमने ये 10 साल में क्या काम किया। वो बोलेंगे वो नशा करवाता है तो तुम क्यों नहीं रोक पाते, वो जुआ चलवाता है तो तुम ऐवान में क्या करते, पुलिस के पास बैठ के साहब साहब करते, क्यों नहीं रोक पाते। जब 12 नवंबर के लोग 12 नवंबर के वक्त यहीं रज़ा एकेडमी के लोग मेरे पास आए थे, हाफिज़ शरीफ और हाफिज़ मोहम्मद, वो लोग इतने डरे हुए थे। मैंने उनको बोला कि आप लोग क्या चाहते हो? बोले हम लोग ये चाहते हैं कि मालेगांव शहर के तमाम सियासी लोग मिलकर 12 नवंबर वालों के लिए लड़े। तो जाके हाफिज़ शरीफ और हाफिज़ मोहम्मद से पूछ लेना। जब ये लोग मुफ्ती साहब के पास गए तो उन्होंने कह दिया कि शेख आसिफ अगर रहा तो मैं नहीं जाऊंगा, और यही शेख आसिफ ने कहा कि मुफ्ती साहब अगर रहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। ये 12 नवंबर के लिए दोनों एक साथ जमा नहीं हुए। लेकिन गोली चलाने के इल्ज़ाम में जब इनका भाई फंसा तो बराबर ये चले गए अजीत दादा के पाँव में। वहाँ नहीं देखा कि ये बीजेपी के साथ वाला है और मैं इनकी दलाली कर रहा हूँ। यानी जब खुद पर आती है तो ये कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन जब कौम की बात आती है तो वो बिल्कुल तेरी मेरी करते हैं कौम के लिए। और 12 नवंबर के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो समाजवादी निहाली लोगों ने ही किया है। मुस्तकीम जब जेल में जा रहे थे ना तो उनको सबसे ज़्यादा फिक्र यही थी कि न शान के साथ उसका भाई है, न शान के साथ निहाल साहब है, मेरी 2 बच्चियां छोटी है, मेरे मैके में भी कोई मर्द नहीं है, मेरी माँ अकेले रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो मुझे बार बार यही बोलते थे कि मुझे मालूम है तू सब संभाल लेगी, मुझे मालूम है तू बहुत संभाल लेगी। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह निहाली ताकत से मैंने मेरे वर्करों की मीटिंग में बोला था कि लोग बोलते हैं ना कि साल भर मुस्तकीम नहीं छूटेगा, तो मैं ये बोलती थी साल भर नहीं छूटेगा, 2 साल नहीं छूटेगा, लेकिन कभी न कभी तो मुस्तकीम छूट के आएंगे ना। मैंने मेरे जवान भाई को मरते देखा है, मुझे पता है कि कोई चला जाता है तो उसका एहसास क्या होता है। ये तो मुझे मालूम है जेल में से जाने के बाद वापस आएंगे। मुझे नहीं कहा मैं साल 2 साल का, ऐसे मैंने मेरे घर की और मेरे अपनों की हिम्मत जोड़ के रखी। और न सिर्फ हिम्मत जोड़ी बल्कि ये सब लोग जो बैठे हुए हैं ना, ये जो बैठे हैं ना, इनके घर वालों के पास भी मैं गई थी कि देखो 35 जगह पर धरना करना है, माफ़ करना, लेकिन इनके घर से भी मुझे जवाब आया था कि फला तंजीम अगर बोलेगी तो हम जब धरना करेंगे। लेकिन मेरे साथ ये लोग नहीं आए थे, लेकिन फिर भी मैं इनके लिए लगी रही, मैं अकेली रही। ये जितने तीनों बैठे हैं तीनों के घर वालों ने मुझे कहा था कि फला लोग बोलेंगे जब हम लोग करेंगे। और उसके बाद जब चार्जशीट आ गई तो वो फला तंजीम ने कोई दिलचस्पी नहीं ली और मैंने कोशिश की मुस्तकीम की रिहाई तक। और मुझे ये यकीन था कि जितनी बुराई और जितना बुरा सोच रहे हैं लोग मुस्तकीम नहीं छूट पाए, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हुए, उन्होंने खुद को जाकर सुपुर्द किया है पुलिस के, कानून के, और अल्लाह उसकी मदद करेंगे। और अल्लाह ने मदद की और सबसे पहले मुस्तकीम छूट के आए, क्योंकि शायद वही एक जोड़ थी जो मालेगांव शहर के बाकी लोगों को रिहाई दिला सकते थे। मालेगांव शहर में सियासत,
काम की बुनियाद पे करो जिन्होंने ओहदे का मज़ा चख लिया है। अरे तुमने तो वो मज़ा चखा जब राज्यसभा के वोट देने के लिए भी मज़ा चखा। अब तुम आवाम की अदालत में आए हो, दोनों ये बताओ कि तुमने क्या काम किया है। वो इधर वो गोलीबाज, वो बंदूकबाज, ये सब बातें मत करो। तुम दोनों बताओ कि तुमने शहर के लिए क्या काम किया है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से भी गिला है और मुझे तेरी रहबरी पर भी शक है, क्योंकि तुम दोनों फिरका परस्तों के साथ मिले हुए हो। ये याद रखो, निहाल अहमद का खून कभी भी सब कुछ हो सकता है, लेकिन अपने शहर को, अपनी आवाम को तुम लोगों का कभी इन लोगों की तरह सौदा नहीं कर सकते। अरे एक तकरीर मैंने कल सुनी अपनी रैली की अंगार के बाद। ये तकरीर मिलावट की बात नहीं है, तो मुझे एक वर्कर बोलने लगे कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बोली वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि वो दादा परदादा के नाम नहीं बता पाएंगे और मैं बता पा रही हूँ, इसलिए इनको तकलीफ है। आप लोग मेरे साथ मिलकर मुझे एक मौका दीजिए। मेरी माएँ बहनें, जब मैं मालेगांव अपने इस्लामपुरा में आज घूम रही थी तो ये ज़ैनू कारी साहब मेरे साथ ये उम्र में गली गली घर घर जा रहे थे। मैं बार बार बोल रही थी रमज़ान भाई को कि कारी साहब को बोलो कि बैठ जाएं, आराम करें, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ चल रहे थे। वजह क्या है पता है? उनको उम्मीद नज़र आ रही है, उनको ये लग रहा है कि मालेगांव शहर में तब्दीली तुम निहाली लोग लेकर आओगे, इसलिए ये शख्स इतनी उम्र में घर घर मेरे साथ जा रहे हैं। ये पूरे लोग बैठ के तुम्हारी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं कि मालेगांव शहर का रोशन मुस्तकबिल कैसे हो। और तुमको 20 तारीख को होने वाले इलेक्शन में तुम्हारा निहाली समाजवादी दबदबा दिखाना है। ये बताना है कि अगर यहाँ शान चुन के आती है तो वहाँ अबू आसिम आज़मी है, वहाँ अखिलेश यादव है, जो अखिलेश यादव बहुत जल्दी बड़ा मिनिस्टर बनेगा और हम सब जाएंगे उनके पास हमारी सनत के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे पावर के लिए एक बड़ी पॉलिसी लेने। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आने वाले इलेक्शन में आप पुरजोर मेहनत करके मेरे साथ खुद का इलेक्शन समझ के लड़े और 23 तारीख को हम समाजवादी झंडे के साथ निहाली दबदबा दिखाएंगे, ये बोलकर कि निहाल अहमद का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा।